हेलो, दिस इज़ योगेश मौर्य। वेलकम टू द रिदम एजुकेशन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपने पढ़ा, राइट। आज हम हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है? सेकंड मेथड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मीनिंग होता है लाइक इंक्रीमेंट, बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, ठीक है। डिजायर से थोड़ा बढ़ जाना, मैक्सिमाइज हो जाना, ठीक है। तो इंक्रीजिंग बोल सकते हो या इंक्रीजमेंट बोल सकते हो, जो भी है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का आइडिया होना ज़रूरी है। तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ही हम मूव करेंगे हमारी प्रॉपर्टी पे। पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तभी ना बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को समझने का बहुत सिंपल तरीका क्या है? मान लीजिए आपके पास, लेट्स सपोज यू हैव अ लिक्विड। आपके पास एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आप इस लिक्विड को मान लीजिए कि ये आपका प्योर वाटर है। जब भी हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये वाटर डिस्टिल्ड है। इसमें वाटर के अलावा कोई भी अदर एलिमेंट, अदर कंपाउंड्स मौजूद नहीं है। इट्स अ प्योर वाटर, टोटली प्योर, ओनली H2O मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, ओके। अब इस लिक्विड में अगर इस लिक्विड को अगर हम पर क्या करें, हीट करना स्टार्ट कर दें, हम क्या करें, इसको प्रोवाइड कर दें हीट। अब मैंने क्या कहा, इसको प्रोवाइड करते हैं हीट। है ना, हीट प्रोवाइड किया। अब हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें पता है कि ये वेपर मॉलिक्यूल, ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता रहेगा। ये भी सही है। अब इसको किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप हीट करो, ये लिक्विड है, यहाँ पर इसकी वेपर बन रही है, ये यहाँ पर लिक्विड था। किसी भी टेम्परेचर पर आप इसको हीट करोगे, हर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा, जिसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर जो वेपर क्रिएट होगी, वो वेपर हर एक तरफ कंटेनर के स्ट्राइक करेगी, एक प्रेशर जनरेट करेगी, है ना। हर लिक्विड के सरफेस पे भी लगाएगा, हर एक तरफ वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। मुद्दा हमारा ये नहीं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, मुद्दा हमारा ये है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आखिर बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से कैसे रिलेटेड है। पॉइंट तो ये है ना। तो अब टेम्परेचर को आप और इंक्रीज करते जाओ तो हमें पता है कि वेपर और बनता चला जाएगा, है ना। अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया बढ़ा के, लेट्स सपोज पहले 50 था, फिर 60 कर दिया, 60 कांस्टेंट कर दिया, सर्टेन टाइम के बाद फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जिस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आ रहा होगा उसको अपन वेपर प्रेशर बोल देंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कहानी का मीनिंग क्या है, हमको पढ़ना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से मीनिंग क्या है, क्या रिलेटेड है। तो भाई बात सिंपल सी है, हमें इतना वेपर प्रेशर चाहिए, मतलब हमें लिक्विड को तब तक हीट करना है, तब तक टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहना है, जब तक यहाँ का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर हमारे आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए, आउटसाइड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। मेरा मीनिंग समझो क्या है। मैं बस ये कह रहा हूं, आप लिक्विड को उतना हीट करते रहो जब तक जो हमें वेपर प्रेशर मिल रही है, वो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। मान लीजिए कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm है, मान लीजिए 1 atm
या आप इसी को कह सकते हो 1.013 बार, या तुम इसी को कह सकते हो 760, है ना, mmHg। बात नहीं कर रहा हूँ कि 1 atm अदर से कैसे रिलेटेड है, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm लेके चलते हैं, राइट। अब मेरे को पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ये है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें इसको तब तक हीट करना है जब तक यहाँ पर आए हुए वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm ना हो जाए। वो 1 atm वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी। अब एक बात तुमको पता है कि प्योर वाटर के लिए, या जो कहते हैं कि जो प्योर वाटर है इट इज बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर मैं केल्विन में कहूँ तो 375.15 केल्विन टेम्परेचर। 100 है, सॉरी 373, ठीक है। अब क्या हमें इसमें किस बारे में इंटरेस्ट लेना चाहिए, मैं उसकी बात करता हूँ। बॉयल करता है वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हो, ये भी तुमको पता है। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मीनिंग है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm लेके चलते हैं, इसका मीनिंग ये है कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर जो है वेपर प्रेशर जो जनरेट कर रहा है उसकी वैल्यू 1 atm है, ठीक है, इसका मीनिंग है। अब ये बता दे तुम्हें, अगर हम यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1 atm की जगह 2 atm मेंटेन कर दें, तो ये बात ध्यान रखना, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये 1 atm प्रेशर जनरेट कर रहा है, अब ये वैल्यू इस 2 atm के इक्वल नहीं होगी, तो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, या यूं कहो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल नहीं करेगा। इसका मीनिंग ये है, अगर हम आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज कर दें कम या ज़्यादा, तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालते समय बस ये ध्यान रखना है, हमें उतना वेपर प्रेशर चाहिए जिसकी वैल्यू जस्ट इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। कहानी पूरी स्टोरी सब सामने लिखी हुई है। इसका मतलब आखिर बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। फिर से कहता हूं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, सही है। फिर से, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल, या लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट बात क्या कही इसमें, सेकेंड डिफिनेशन तो इसमें लिखी हुई होगी, द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या, मैंने कहा जस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है can be changed by changing external एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम चेंज कर दें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें आई गेस तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट की बात क्लियर हुई होगी। दूसरा एक कमाल का मैं बताता हूं, मैं कौन कौन से फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात ये है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल है या मोलर मास के प्रोपोर्शनल है।
ये भी ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो सेकंड वाली बात है ये तब लगाओगे, देखो एक सिंपल सी बात ये, अगर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ रही है, अब मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm कर दिया मैंने, अब 2 atm करने पर, है ना, अब 2 atm करने के लिए, अच्छा ये चीज़ जो ये नीचे लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल तब करोगे जब कोई एडिशन कर दिया जाए, कोई सल्यूट का, मैं बताऊंगा इसका कहाँ इस्तेमाल करना है, हर बॉक्सेस का इस्तेमाल समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी छोड़ते हैं इस चीज़ को, तुमको चीज़ क्लियर नहीं होगी। ओके ओके, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। HF सिंपल समझो, HF, HCl, HBr, HI, टॉप टू बॉटम देखो, HH तो कॉमन, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है HF का ज़्यादा है, HF का ज़्यादा है, देन HCl, देन HBr, देन HI, इतनी बात है। ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इतनी बात। दूसरी बात मैंने कहा कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट रिवर्स है, तो वेपर प्रेशर की बात करूं तो यहाँ पर HI इज ग्रेटर देन HBr, देन HCl, देन HF, इतनी सी बात है, तुमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली ना वेपर प्रेशर को पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर तुम वो चीज़ देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इसके किस तरीके से रिवर्सिबल है या प्रोपोर्शनल जो है वो कैसे है ना, 1/, में कैसे है। दूसरा कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस जो आ जाते हैं वो सेम मॉलिक्यूलर मास से आते हैं, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगला पॉइंट ये कह सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड्स हों, उनके मॉलिक्यूलर मास अगर सेम हो और सरफेस एरिया डिफरेंट हो, है ना, तब कैसे देखोगे। तो ये तो इसका एग्जांपल तुमको बताता हूँ, तो नीचे मैंने लिखा है, मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, आप पेंटेन एग्जांपल ले लो, एल्केन में पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या है ना, पेंट प्लस एन, एन स्टैंड फॉर सिंगल बॉन्ड, पेंट का मतलब 5 कार्बन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले अपन एन पेंटेन बनाते हैं, नॉर्मल पेंटेन, मतलब CH3, CH2, 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 CH3। दूसरा क्या है, आइसो पेंटेन बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, CH2, 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 CH2। अब देखो आइसोपेंटेन को कैसे लिख बनाते हैं ये समझो, किसी भी एक साइड से सेकंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा देना, ठीक है। तो 5 कार्बन अभी भी है, नो डाउट वैलेंसी पेंटेन है। यहाँ पर क्या है, नियो पेंटेन, ये स्पेशली ऑर्गेनिक में तुमको सिखाया गया होगा। ये तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ जाने पर सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से आइसोमर्स पे अप्लाई करना आ जाए तो सरफेस एरिया जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
नंबर ऑफ ब्रांचिंग के। यहां से देखो ब्रांचिंग बढ़ रही, इसका मतलब सरफेस एरिया घट रहा है। सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है जो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। अब ऐसे एग्जांपल एल्केन हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हो गया, फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, इस सारे जगह पर अप्लाई होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक में हर एक कंपाउंड जो भी सिलेबस में होते हैं उनका निकालते हैं, तो आप कंसेप्ट यहाँ से इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ तो इस्तेमाल बस इतना आपको आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बाकी तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही है, ये तो ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने बता दिया कि एक बार ही पढ़ लो। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन स्टार्ट करते हैं, हमें पता क्या है ना, क्या जानते हैं। हमें ये पता है कि अगर कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को हीट किया गया है, अगर कोई लिक्विड को हीट किया गया है तो ये लिक्विड कहाँ कन्वर्ट होगा, इट कन्वर्ट इनटू वेपर। ये भी सही है, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड देन इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। अब हीट कर रहे हैं, लगातार हीट कर रहे हैं, अब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है। हीट करते रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर वेपर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, वेपर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। भाई ऑब्वियस है, हीट करोगे लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, राइट। और एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर आल्सो इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, हीट करते रहोगे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इसका वेपर कंसंट्रेशन भी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे वेपर कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, लिक्विड का वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। वेपर प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो भी बढ़ेगा। बिल्कुल केस सिमिलर है कि टेम्परेचर बढ़ते जाओगे तो वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, जिससे इसी का वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ठीक, अच्छा एक बात और पता है, जब ऐसे ही लिक्विड में कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया जाए, अब सल्यूट जो है हम ऐड कर रहे हैं, सल्यूट ऐड करने पर क्या होगा भाई, सल्यूट लेट्स सपोज तुमने शुगर ऐड कर दी है ना, फॉर एग्जांपल शुगर ऐड कर तुमने, तब क्या होगा। हमें इतना पता है, क्या पता है कि जब हम एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट इसमें ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो ये इसके वेपर को लोअर कर देगा। मतलब अगर कोई टेम्परेचर तुमने किसी वैल्यू तक फिक्स किया है, सपोज कर लेते हैं ये लिक्विड है, लिक्विड के लिए तुमने इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, नो डाउट। अब ये इसमें ऐड करने पर हमें पता है, कभी भी ऐसे सल्यूट को ऐड करने पर उसी टेम्परेचर पर इसको अगर हीट करें, 100 पे इसको भी हीट करें, तो हमें ये पता है, क्या पता है कि वहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 100% इसकी वेपर प्रेशर से कम होगी। लेट्स सपोज इसका वेपर प्रेशर अगर यहाँ पर 1 atm आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा, उसकी वैल्यू 1 atm से कम होगी। देखिए इसकी वैल्यू किससे कम होगी, 1 atm से कम होगी, ये तो निश्चित है। कब होगा, जब तुम नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करोगे, और ये कब होगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीनिंग ये है कि जो टेम्परेचर तुमने यहाँ मेंटेन किया था वही टेम्परेचर तुम अगर यहाँ दोगे, तब जो वेपर प्रेशर आएगा लिक्विड का
अभी तो सोल्यूशन बन चुका है। तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो 1 atm से कम होगा। इतनी बात समझ में तुमको आ रही होगी, क्योंकि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड। इसका मीनिंग क्या है? अगर तुम इसके वेपर प्रेशर को PA0 कहो और इसके वेपर प्रेशर को PS कहो, तो PA0 और PS0 पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक बात बताओ दोस्त, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाला वाटर, अगर मान लेते हैं कि लिक्विड हमारा क्या है, वाटर, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो है बॉयल कर रहा था, जिसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इस बॉइलिंग पॉइंट पे ये 1 atm टेम्परेचर 1 atm प्रेशर दे रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। अब शुगर डालने पर ये सोल्यूशन किसका हो गया? ये तो आपका क्या है, ये है आपका शुगर सोल्यूशन। अब ये शुगर सोल्यूशन, क्वेश्चन ये है कि ये शुगर सोल्यूशन क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल कतई नहीं करेगा, बिकॉज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी वेपर यहाँ पर मिल रही है, उस वेपर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm है। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं हो सकता। अब ये बताओ कि अगर तुम्हें इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना ही निकालना हो, हमें चाहिए, तो तुमको एक पता है कि हमें इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm के इक्वल करनी पड़ेगी, और देन जब टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए होगा। ठीक है, तो हमें वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm इक्वल करने के लिए हमें 100 प्लस टेम्परेचर देना पड़ेगा। 100 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर और प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो यहां से 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस एक्स्ट्रा टेम्परेचर। अब ये वैल्यू क्या होगी इसकी नहीं पता मुझे। ये करोगे उस टेम्परेचर पर, है ना, इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो होगा, है ना, उसकी वैल्यू 1 atm के इक्वल आ जाएगी। और अगर 1 atm के इक्वल आ गई तो ये जो है, ये फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगा 100 प्लस एक्स्ट्रा टेम्परेचर, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। पूरी कहानी को समराइज कर लीजिए, पूरी कहानी यही है, पूरी मस्ती भी यही है। मैंने सिंपल कहा कि देखिए, लिक्विड के लिए लेट्स सपोज वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm आ रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, इसलिए इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे जो है उसी सेम टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो मिलेगा हमें वो 100 से कम, 1 atm से कम मिलेगा। और ये 1 atm से कम मिलने पर ये वैल्यू जो है इसके इक्वल नहीं होगी। दैट मीन्स कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सोल्यूशन के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। हमें इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल करना पड़ेगा 1 atm के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया। दोनों का एडिशन एक्स्ट्रा प्लस 100 जो भी आएगा वही आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट, तो भाई हो भी रहा है। यहाँ 100 था, यहाँ 100 प्लस है टेम्परेचर, तो इधर का टेम्परेचर ज़्यादा आया ओवरऑल, इधर का कम है। दैट मीन्स सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट कम है। हमें समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, रिजल्ट क्या मिला, ध्यान से देखो रिजल्ट क्या मिला। रिजल्ट मिला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन
is always higher than the boiling point of pure solvent. इतनी बात सही है? In which the solution is prepared, जिसमें solution बनाया गया हो. ठीक है, ये रिजल्ट मिला, याद रखना इसको. ठीक है, अब एक बात सुनिए. अब पूरी कहानी तुमको समझ में आ गई होगी. ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखो. क्या एग्जाम्पल है? तुम्हें पता है जो सी वाटर होता है वो सी वाटर बॉयल्स एट higher temperature than the distilled water, प्योर डिस्टिल वाटर के कंपेरिजन में. जो सी वाटर है, सी वाटर में क्या होता है? बहुत सारे आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं, इसीलिए उसको बॉयल करने में टाइम लगता है. वो हायर टेम्परेचर रिक्वायर करता है बॉयल होने के लिए. है ये? तो इतनी सी बात. अच्छा, लेट सपोज, अब मैं लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकल टर्म भी तो हैंडल करना है ना. मान लेते हैं जो ये तुमको कहानी बताई है मैंने, ये स्टोरी जो बताई है, इस स्टोरी को टेक्निकली समझते हैं. मान लीजिए कि प्योर लिक्विड का या प्योर सॉल्वेंट का, मैंने क्या कहा? मान लीजिए कि प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो T0 है. T0 नॉट अपने सब ले रहा हूँ. ये क्या है? T0 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. लेट सपोज करते हैं ये जो 100 प्लस एक्स्ट्रा आया था उसका इक्वल था ये आपका TS. ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है ना, इतनी सी बात है. तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पर 100 प्लस एक्स्ट्रा लिखा था, तो वो एक्स्ट्रा की वैल्यू क्या है? तो अगर ये चीज़ें हैं तो देखिए क्या है. अगर दोनों का डिफरेंस निकाल लें, मैंने क्या कहा? दोनों का डिफरेंस निकाल लें. ठीक है, डिफरेंस तो ये ज़्यादा है, सॉरी ये ज़्यादा है कम है, राइट. तो मैं वो कह रहा हूँ कि TS माइनस T0 निकाल लें, तो जो डिफरेंस आएगा उसको डेल्टा T भी बोल दें अगर हम. कोई प्रॉब्लम? ये डिफरेंस क्या कहता है वो समझते हैं पहले. देखिए ये क्या है? डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट. डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट है, डिफरेंस जो लिखा हुआ है इसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड, क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसका मीनिंग ये है कि देखिए भाई साहब, 100 प्लस एक्स्ट्रा टेम्परेचर यहाँ लगा था, तो कितना एक्स्ट्रा है भाई? कितना एलिवेट हुआ है, कितना बढ़ा है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ये निकालने के लिए ज़्यादा आया हुआ और जो कम था उस पर डिफरेंस निकाल लो. जितनी वैल्यू आएगी वही हमारा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, इतनी सी बात है. तो कह सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा TB, ऐसे कह सकते हो. दूसरा क्या है? जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं. तो मैं कह सकता हूँ डिटरमाइंड बाय दो मेथड बड़ा फेमस है. फर्स्ट मेथड है लैंड्सबर्ग्स मेथड. नहीं रुको, लैंड्सबर्ग्स
बर्गस मेथड, यही है, यही नाम है। दूसरा क्या है, एक और है कॉटरल्स मेथड। हमें मेथड पढ़ने नहीं है क्योंकि हम कोई यहाँ रिसर्च नहीं कर रहे हैं इस पर ये दो मेथड हैं जिससे हम निकालते हैं। तो इतनी बात तुम्हें आइडिया लग जानी चाहिए कि भाई डिफरेंस जो है उसी को अपन डेल्टा टी भी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात बताते हैं तुम्हें, एक वर्ड लिखा है इब्लियोस्कोपी। तो इब्लियोस्कोपी क्या है, देखिए इब्लियोस्कोपी ये एक ब्रांच का नाम रखा गया है। मतलब इब्लियोस्कोपी वो ब्रांच है, ऐसे होता है ना बायोलॉजी, है ना, इस तरीके से। तो इब्लियोस्कोपी में क्या करते हैं, यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन विच अ नॉन वाटर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड इब्लियोस्कोपी, है ना। एक ब्रांच ऐसा है, मतलब इस टर्म को बोलते हैं कि स्टडी जहाँ हो रही होती है उसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपी, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये तुम्हें एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन नंबर 1 आ गई सपोज। अब एक बात ध्यान रखो, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन में। क्या बोलता हूँ, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है it is directly proportional to मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है मोलरिटी, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन, या मैं कह सकता हूं मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सब जो कहानी है ना, ये सब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये तो हमारी कंडीशन थी ही, वरना तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जो डेल्टा टी बी है वो प्रोपोर्शनल है स्मॉल एम, दैट इज मोलरिटी, ठीक है। और डेल्टा टी बी की वैल्यू जो है हम के बी इंटू स्मॉल एम रख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। अब के बी एक कांस्टेंट ही होगा, इतना तो तुम्हें ऐसे देखते हुए आइडिया लग चुका होगा, है ना। चलो आगे देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 तुम्हें समझ में आ गई। बेसिकली ये थ्योरेटिकली कम, न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह के बी क्या है दोस्त, इसके कई नाम हैं। इसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये बोल देते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपी, इब्लियोस्कोपिक लिखो, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। और क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, एक ये बोल देते हैं। सिमिलरली स्मॉल एम क्या था, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये भी तुम जान लो, क्या जानना है, देखिए सिंस तुम्हें क्या पता है, जो मोलैलिटी होती है ना, मोलैलिटी स्मॉल एम, वो क्या है, ये होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
W मतलब वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg। मैं एक्सप्लेन करूं क्या, ये क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, ये लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें, अब एक बात तुम ये भी ध्यान रखो, कहाँ लिख दूं, एंड NB जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट जो है, किसके इक्वल होता है, WB अपॉन MB। WB क्या है, ये क्या है, वेट ऑफ सल्यूट, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। अब NB भी पुट कर दो चाहो तो, वैसे तुम देखो NB WA अगर मैं ग्राम में लिखूं तो ऊपर 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 M का फार्मूला ये आ गया। दूसरा NB भी मैं अगर ओपन कर दूं, है ना, NB भी तो ओपन कर सकता हूं, कर दो भैया ओपन, तो WB इंटू 1000 अपान जो MA था, ये MB था, वो नीचे जाएगा, तो ये MB मल्टीप्लाइड बाई WA, और ये सब ग्राम में हो गए। तो देखो भाई, यहाँ M के 3 अलग अलग फार्मूले बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन मैंने रफ की है इसी में रख दो, ये रखोगे तो एक नया फार्मूला बनेगा, देन ये रखो, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में वैल्यू किस तरीके से गिवन है। सिंस तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 आया था, इक्वेशन 2 बिकम्स, वो क्या बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, है ना। अभी लिखा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, देखो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू, ये रख दो वैल्यू, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। न्यूमेरिकल अप्रोच से इम्पॉर्टेंट है। अब एक बात तुम जान लो कि इसमें से क्या जाएगा मुझे नहीं पता, तो जो आएगा देखेंगे। सिमिलरली, हालांकि जो इस तरीके से प्रूफमेंट है ये बहुत अच्छे प्रूफमेंट नहीं है, बल्कि छोटी क्लासों में ऐसे ही लिखा होता है, इस तरीके से कराते हैं आसानी से, ठीक है। एक्चुअल में पूरा कहानी जो है केमिकल पोटेंशियल के बेसिस पे है, उसी से जो है केबी की वैल्यू भी निकल के आती है। तो मैं डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाला हूँ कि यहाँ जो केबी हमने पढ़ा उस केबी की वैल्यू क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो केबी होता है उसका फार्मूला क्या है, आर टी नॉट स्क्वायर एम ए अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ये है हमारा केबी का फार्मूला। दूसरी बात, केबी की जो यूनिट होती है, केबी की जो यूनिट होती है वो है केल्विन, किलोग्राम इनटू मोल इनवर्स। जनरली के की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होती है, लेकिन कभी कभी निकालने के लिए पूछ लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है डेटा वाइज। दूसरा, तुमने इतनी बात तो लिख ही ली होगी, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखो, इतना लिखने के बाद इस फार्मूले में जो जो टर्म इस्तेमाल हुए उनकी बात करता हूँ। आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, तुम्हें पता है पहले, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर की कई सारी वैल्यू है, हम वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारी यूनिट से मैच करें, ठीक है, ये यूनिट का पार्ट है। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हीट ऑफ इवोपोराइजेशन, वेपराइजेशन, अब सही है, ठीक है। दूसरा क्या, जो यहाँ पर टी नॉट लिखा था, ये बेसिकली जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
सॉल्वेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तभी नॉट लगा दिया। यहाँ बुकों में टीबी लिख देते हैं, तुम वो समझ जाना कि किसके लिए, राइट। MA क्या है? मोलर मास। ए स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। इतनी कहानी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी तो ना, कभी कभी ना डेटा जनरली, अब ये तुम लिख चुके होगे, कभी कभी के की वैल्यू हालांकि याद करने की आवश्यकता नहीं है, दिया होता है। तो स्टैंडर्ड डेटा समझो, देखो सॉल्वेंट, और यहाँ अपन केबी लिख रहे हैं। केबी किस में लिख रहे हैं? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट वाटर, हालांकि वाटर के लिए तो याद भी कर लेना, वाटर के लिए केबी की जो वैल्यू है, केबी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.52 नंबर 2। उसके बाद आता है एसीटोन, एनसीईआरटी में मेंशन होगा, तुम देख सकते हो इसको, 1.72। थर्ड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की वैल्यू जो है वो 5.00 है। फोर्थ पॉइंट है इथाइल अल्कोहल, दैट मीन्स इथेनॉल, इसकी वैल्यू है 1.20। नंबर 5 मिथाइल अल्कोहल, इसकी वैल्यू है 0.80। 6 बेंजीन एज ए सॉल्वेंट आ जाए तो 2.67, क्लोरोफॉर्म आ जाए CsCl3 7th, क्लोरोफॉर्म के लिए वैल्यू है 3.88। 8th पॉइंट, अगर इथाइल ईथर आ जाए तो है 2.11। मैंने ये क्यों बताया, ऐसे रेंडमली बता दिया डेटा के बारे में। जनरली जो मैंने एग्जाम्पल देखा है मैंने क्वेश्चंस में, वो एसीटोन, वाटर और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, इनसे बहुत पूछते हैं। जनरली ये डेटा गिवन होता है केबी की वैल्यू। और ध्यान रखना, जब केबी गिवन हो तो ग्राम में गिवन है कि किलोग्राम में, यूनिट कन्वर्जन का बहुत ख्याल रखिएगा। इतनी सी बात हो गई। दूसरा क्या है भाई साहब, हमें अभी कुछ देर पहले पता था, क्या डेल्टा टीबी जो है वो केबी इंटू एम के इक्वल है, इसमें कोई शक नहीं है, सही है ना। अगर मैं कहूँ यहाँ पर m की वैल्यू 1 हो जाए 1 होने का मीनिंग क्या है दोस्त? दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सल्यूट इज dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि भाई 1 मोल सल्यूट जो है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है, तभी तो m की वैल्यू 1 आएगी। और नंबर भी 1 होगा, 1/1, m इक्वल टू 1/1। तो ये अपन 1 अगर आ जाए तो क्या होगा? देन kb जो होगी वो डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है अगर kb को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि kb ऑफ अ सॉल्वेंट है ना इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच में theoretically be produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से जो मैंने स्टेटमेंट बोला है उसको लिख लो, ठीक। अब इतनी कहानी हो गई, हमने फार्मूला हमको स्पेशली याद रखना है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हम जो कहानी मैंने सीखी है उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना चाहें, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें इसका अगर ग्राफिकली भी पढ़ना हो कि ग्राफ कैसा होगा, है ना, तो ग्राफ पढ़ लेते हैं। लेट्स सपोज हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं किसमें? हियर योर टेम्परेचर, और यहाँ पर हम y एक्सेस पर
वेपर प्रेशर रखें, वेपर प्रेशर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक तो बात पता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, है ना। तो अब लेट्स सपोज कि कुछ इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ये आया, है ना, इस पॉइंट पे अगर मैं इसको डॉट कर दूं यहाँ पर, बढ़ाओगे बढ़ेगा। तो लेट्स सपोज ये कोई इस तरीके से हमारा जो है, मान लीजिए, चलो ठीक है यहाँ से ले लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इस तरीके से लिनियरली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू 1 atm है, ठीक है। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पर अब ये मान लीजिए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर 1 atm आया होगा और ये 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो इस वाले वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो उसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, ग्राफ ऐसे गया हुआ है, अगर यहाँ पर ये कट कर रहा है, कट करने का मीनिंग क्या है कि ये 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू दे रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल थी। तो इस वाले वेपर प्रेशर पर जो भी टेम्परेचर ऑब्टेन्ड होगा उसको हम उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। अब ये पता है कि अगर हम ग्राफ बनाए किसके लिए, सोल्यूशन के लिए, तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर सोल्यूशन का सॉल्वेंट की कंपैरिजन में जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। मीनिंग क्या है कि अब उसी टेम्परेचर पर अगर हम सोल्यूशन के लिए देखें, उसी टेम्परेचर पर सोल्यूशन के लिए ग्राफ देखें, तो जिस पर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था सॉल्वेंट के लिए उसी टेम्परेचर पर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर दे रहा होगा हमारा सोल्यूशन यहाँ पर, वो वैल्यू 1 atm से बहुत कम होने वाली है। तो हमें सोल्यूशन का ग्राफ वहाँ पहुँचाना है जब इसकी वैल्यू 1 atm के इक्वल हो। तो सपोज वो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर सोल्यूशन के लिए 1 atm की वैल्यू आ रही है। अब इस वाले पर जो भी टेम्परेचर आएगा उसको अपन बोलेंगे TS। TS क्या, TS ये बॉइलिंग पॉइंट है जो हमारे 1 atm वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सोल्यूशन। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे, तो TS ऑब्वियसली TS इज ग्रेटर देन T0, दिख भी रहा है हमें, है ना। तो इन दोनों में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसी को अपन बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TP, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसी पॉइंट पर इतना वेपर प्रेशर और इतना टेम्परेचर, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो चलो जो सीखा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फाइंड आउट द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर which evaporate at 100 degree centigrade with absorption of 14669.2 joule per mole
देखिए कह रहा है फाइंड आउट मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब वो केबी फाइंड आउट करने को बोल रहा है फॉर वाटर जो कि इवोपरेट हो रहा है किस पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। मतलब डेल्टा एच के लिए है ना, वो बात कह रहा है कि 100 पे, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया विथ, अब देखो कहानी क्या है, फाइंड आउट, तो अपने को के बी जो है वो निकालना है। 100 पे इवोपरेट हुआ है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ उसका आया हुआ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें तुम क्या करोगे, 100 प्लस 273 ऐड कर दो, 0.15 हटा दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसमें, केल्विन में, ये आ जाएगी 373 केल्विन, इतनी बात हो गई। साथ में कह रहा हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो मतलब ये है वेपराइजेशन की जो हीट है वो कितनी है, 4669.2 जूल पर मोल, यही कहा है, जो कहा है मैंने लिख दिया। उसने कहा केबी निकालना है, तो देखो तुम्हें अभी मैंने बताया था ये एग्जाम्पल नंबर आपके बुक के हिसाब से 9 है, ठीक है। देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका, सोल्यूशन कैसे होगा, देखो अपने को पता है कि केबी का फार्मूला क्या है, आर इंटू टी नॉट का स्क्वायर एम ए अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। क्या क्या गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, टी नॉट गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। तो देखो एक ध्यान से सुनो, आर तो हमको याद करना चाहिए, अभी मैंने कहा था 8.314, कहा कि नहीं कहा, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दूसरा हमें एम ए चाहिए, एम ए क्या है, मोलर मास, मोलर मास था ये कहाँ पर, यहाँ के लिए तो वाटर के लिए कह रहा है, तो मोलर मास ऑफ वाटर ये कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है। अब 18 ग्राम पर मोल है, 18 ग्राम पर मोल मोलर मास, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो 18 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल में आ गया। केबी को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब तो सब कुछ मिल गया ना, तो निकालते हैं। आर कितना है 8.314, मैं यूनिट साथ में लिख रहा हूँ मोल इनवर्स। दूसरा टी नॉट 373 केल्विन का होल स्क्वायर, एम ए 18 इंटू ⁻³ किलोग्राम पर मोल इनवर्स, डिवाइड बाय डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन 4669.2 जूल पर मोल इनवर्स। अब एक बात को ध्यान से समझो, ओके देखो जूल यहां पर है, मैं पेन चेंज करता हूं, देखो जूल यहां पर है, जूल यहां पर कट गया, मोल इनवर्स चला गया, ठीक है। क्या बचा यूनिट में, देखो केल्विन इनवर्स है, केल्विन का स्क्वायर है, तो मतलब पॉजिटिव में 1 केल्विन बचेगा, तो 1 तो केल्विन बचा। दूसरा यहाँ पर किलोग्राम बचा, यहाँ पर किलोग्राम बचा, 1 बचा मोल इनवर्स, यहाँ पर बचा मोल इनवर्स, ये बची हमारी यूनिट। डेटा जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व होके मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 0.512 आएगा, ये वैल्यू है केबी की। हमारा यहाँ पर तो एक्चुअली अप्रोच जो है वो न्यूमेरिकल अप्रोच समझने का है कि न्यूमेरिकल को डील कैसे करना है, क्या अपन किस तरीके से सोचेंगे, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, हमें इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.44 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 75 gram of water boiled at 100.413 degree centigrade temperature. Calculate the molar mass of solute और Kb given है। कह रहा है एक सोल्यूशन है जिसमें मैं बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ 10। कह रहा है एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में सल्यूट के 2.44 ग्राम है, ठीक है, जिसको डिजॉल्व किया गया है 75 ग्राम जो है किसका, ऑफ वाटर। इतना सल्यूट जो है
वाटर में डिजॉल्व किया गया है। जो सोल्यूशन बना हुआ है इस सोल्यूशन के लिए, इस सोल्यूशन जो बॉयल हुआ है किस पे हुआ है, 100.413 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया सोल्यूशन का। ठीक है, कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के लिए हमें मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। ठीक है, और जनरली हम इसको MB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और KB गिवन, हमारा KB गिवन है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कुछ और गिवन है क्या? नहीं गिवन। चलो काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम। देखो हमें क्या पता है वो देखो दोस्त, देखिए तो देखिए क्या है क्या है क्या है। ओके, डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है, बोलिए। इट इज KB इंटू मोलरिटी। मोलरिटी को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, मोलरिटी को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो बात ये है ना, तुम बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, WB अपान MB WA, चाहो तो तुम इसको किलोग्राम में ही रखो। क्यों? क्योंकि अपने को डेटा किलोग्राम में ही कैलकुलेट करके निकाल देना है, कोई इशू नहीं। तुम चाहो तो इसको ग्राम में भी कर सकते हो, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, किलोग्राम ग्राम जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। अगर तुम ग्राम में करोगे तो मुझे इसको भी कन्वर्ट करने पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ओके, अपने को निकालना क्या है, अपने को चाहिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मैंने सर्कल कर दिया। WB गिवन है सोल्यूट का, WA 15 ग्राम गिवन है, तो सब बेटर ये है, जानते हो क्या है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, गड़बड़ी नहीं होगी, ग्राम में आ गया। चलो ठीक है। ओके, डेल्टा टीबी की बात करते हैं। पहला पॉइंट, सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट गिवन है इतना, तो भैया पहले 100.143 में ऐड कर दो 273, कितना आ जाएगा, 273.413 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन नहीं है, लेकिन तुमको पता होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 100 प्लस 273 तुम जब ऐड करोगे तो आएगा 273 पॉइंट कुछ नहीं 000 केल्विन। अब यहाँ से अगर तुम डेल्टा TB निकालोगे तो क्या होगा, TS माइनस T0। इसको इससे सबस्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.413 केल्विन। ये है डेल्टा TB की वैल्यू, यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ से MB निकाल लेते हैं, MB निकालोगे तो आपका यहाँ पर KB छूट गया, चलो इसको इससे कंपेयर करो, तो MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA किसमें, ग्राम में। अब इसको जब डेटा तुम रखोगे, KB कितना था, 0.52 किलोग्राम में लिखा हुआ है, किलोग्राम में इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, जिससे कि ग्राम में हो जाए, तो आ गया ग्राम केल्विन ग्राम मोल इनवर्स में आ गया। ठीक है, दूसरा क्या, WB 2.44 ग्राम है ना, ग्राम में ही कर लेते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, डेल्टा TB निकल के आ गया हमारा 0.413 केल्विन। WA 75 ग्राम, 75 ग्राम। ओके, ग्राम ग्राम कट जाएगा है ना, और आपका केल्विन चला जाएगा, बचेगा एक आपका ग्राम और एक मोल, तो मतलब जो आंसर आएगा वो ग्राम पर मोल में आएगा। इसको तुम जब सॉल्व करोगे ओवरऑल तो ये आ जाएगा 40.96 ग्राम पर मोल।
अब तुम्हें इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपने को कैसे डील करना है। अगला क्वेश्चन है, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। A 5% aqueous solution by mass of a non-volatile solute. Example number 11. 5% aqueous solution by mass. 5% by mass है, ध्यान रखना। Solution by mass of a non-volatile solute boils at 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के भी दिया हुआ है। देखो अगेन के बी कितना गिवन है, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, अभी जैसे किया था। ओके, सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट गिवन है कितना, 100.15, मतलब इसमें तुम 273 जब ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 373.15। सही है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, इन केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का पता है तुम्हें, वाटर लिखा, एक्वस लिखा हुआ, वाटर ही हो गया। 100 + 273 = 373 केल्विन। दोनों से डेल्टा टी भी निकालोगे, कितना आ जाएगा, 0.15 केल्विन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ओके। 5% लिखा, सोल्यूशन कंटेन्स 5% बाई मास ऑफ सॉल्यूट। 5% सोल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो भाई एक बात सुनो, अगर 5% बाई मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन है, तो मान देखो हमारा मोलरिटी क्या होता है कि 1 मोल ऑफ किसका, सॉल्यूट जो है डिजॉल्व हुआ है किसमें, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं यहां पर कुछ करता हूं, मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, जिसमें कि सॉल्यूट जो है, अब इसका 5% निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। 5% आएगा 50 ग्राम। भाई 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट में 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यार गलती कर रहा हूं, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 50 ग्राम, क्योंकि उसने कहा है 5% ऑफ सॉल्यूट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में 5% जो है आपका सॉल्यूट है। इसका मीनिंग ये है कि 50 ग्राम जो है आपका ये सॉल्यूट है, मतलब इसके लिए सॉल्यूट के लिए WB की वैल्यू हो गई 50 ग्राम। दूसरा सॉल्यूशन, तो अब देखो सॉल्वेंट का निकालना है, मतलब WA निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वो क्या करोगे, सॉल्यूशन माइनस 50 = 950 ग्राम। ये अपन आ गया WA। और कुछ चाहिए था क्या? अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं। अभी मैंने फार्मूला लगाया था, है ना, MB = तो ये KB था, ऊपर था WB × 1000 अपन डेल्टा टी भी लिखा था, फिर WA इन ग्राम। ये इतनी स्टोरी अभी मैंने लिखी थी, पुट कर दो।
के बी आपका कितना है 0.52, भाई यूनिट क्या लिखूँ, केल्विन। अब देखो केल्विन किलोग्राम में था, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में आ जाएगा। मैं लिख दूँ क्या, केल्विन ग्राम पर मोल इनवर्स। दूसरा क्या था, डब्ल्यू बी हमारा जस्ट अभी आ गया है 50 ग्राम। साथ में क्या था 1000, नीचे क्या था डेल्टा टी बी आपका 0.15 केल्विन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू आया है 950 ग्राम। सॉल्व कर लो दोस्त, केल्विन केल्विन कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, ऊपर आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो आपका फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 182.7 ग्राम पर मोल इनवर्स। ये है सल्यूट का मास। देखिए क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस उसने एक बात कही यहाँ पर 5% बाई मास ऑफ सल्यूट, यही लिखा था क्या, हाँ, सोल्यूशन कंटेन्स 5% बाई मास ऑफ सल्यूट, है ना, 5% बाई मास ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, वही है सोल्यूशन में ये इतना परसेंट है। इसी का बस मीनिंग निकाला था, यहीं से आपको सल्यूट के बारे में आइडिया हो जाता है क्योंकि टर्म दिया नहीं था। ठीक है ना, तो अगला एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको एंड करते हैं। द हीट ऑफ वेपराइजेशन, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 40.585 किलो जूल पर मोल। At what temperature will a solution containing 5.60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स? कहानी को समझने की कोशिश करिए। उसने कहा है हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच बी 14.585 केल्विन, सॉरी केल्विन लिखा, हाँ, केल्विन जूल मोल इनवर्स गिवन है। एट व्हाट टेम्परेचर विल सोल्यूशन कंटेनिंग, अच्छा, सोल्यूशन का टेम्परेचर ज्ञात करना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ज्ञात करना है। और ये सोल्यूशन वाटर के बारे में बात किया है, तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 100 होता ही, तुमको पता ही है। ठीक है, तो 100 में 273 ऐड कर दो जिससे कि ये 373 बन जाए इन द केल्विन। ओके, देखो ये कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्त कि के बी गिवन नहीं है, तो तुम्हें इस डेटा से के बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। के बी होता है आर टी नॉट स्क्वायर एम ए डिवाइड बाई डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये इतनी कहानी जो ऐड की है जिसमें इसलिए की है कि के बी डायरेक्टली गिवन नहीं था, यू हैव टू फाइंड आउट के बी फ्रॉम द फॉर्मूला। ठीक है ना, अब तुम के बी निकाल दो। 8.314 है ना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स टी नॉट 373 है ना, 373 भाई प्योर का रखोगे, केल्विन का स्क्वायर, एम ए वाटर के लिए होता है 18, तो 18 को मल्टीप्लाई कर दो -3 से, जिससे कि ये किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड बाय डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन 145850। देखो यहाँ पर जो ये के है, ये स्मॉल के है, एक्चुअली ये किलो जूल में है, तो इसको तुम हम डेटा काहे में रख रहे हैं, हमारा डेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किलो जूल, यहाँ केवल जूल में है, तो इसको पॉइंट को हटा दो, 4585 जूल पर मोल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4585 जूल पर मोल इनवर्स, इसको तुम सॉल्व कर लो। 0.513 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स।
वैसे भी 0.52 आता है वाटर का, पता ही है हमें पहले से ही, तो तुम्हें अगर सोल्यूशन ना करना हो एग्जाम में आ जाए डायरेक्टली तुम कर लेना इस तरीके से। अब उसने एक कहानी कही है, क्या कहा है, 5.60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, 5.60, कोई इशू नहीं है। डेल्टा टीबी होता है केबी डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए। ठीक है, ये डब्ल्यू ए कहाँ का किसमें है, किलोग्राम में है। ठीक है, डेल्टा टीबी निकालते हैं, चलिए। केबी है 0.513 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी स्टैंड फॉर ग्लूकोज, और ग्लूकोज उसने साफ साफ कहा है कितना, 5.60 ग्राम। अब 5.60 अगर तुम्हें डील करना है ग्राम में डेटा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई समस्या नहीं है। तो हमारा कितना डेटा गिवन है, 5.6, क्योंकि देखिए तो डब्ल्यू बी है ग्लूकोज के लिए, वो कितना है, 5.6 ग्राम गिवन है ना। और ओके ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम, डिवाइड बाय एम बी। एम बी क्या है, ग्लूकोज के लिए, नहीं एम बी, हाँ वेट वेट वेट, डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए, अच्छा अच्छा, डब्ल्यू ए कहा है 1000 में, 1000 ग्राम, तो रख तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 ग्राम, यहाँ से मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए थे। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू ए की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब एम बी लिख लेते हैं, इसको उधर ही करते हैं, 1000 ग्राम। एम बी क्या, सल्यूट के लिए, सल्यूट के लिए निकालते हैं, एक मिनट, एक बात सुनो, ग्लूकोज C6H12O6, इसका तुम जब मोलर मास निकालोगे, उसी मोलर मास को तुम एमबी कहोगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो तुम यहाँ पर लिखोगे 180 ग्राम पर मोल इनवर्स। सबको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.16 केल्विन। अब क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी देख लो, तो देख लो क्या है, कहा था एट व्हाट टेम्परेचर विल अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस, एट व्हाट टेम्परेचर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है टीएस, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालना है, देखिए टीएस, तो टीएस क्या थी, ऑब्वियस डेल्टा टीबी क्या थी, डेल्टा टीबी इक्वल टू थी टीएस माइनस टी नॉट, तो टीएस निकाल लो, तो डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट आ जाएगी टीएस के इक्वल, तो भाई टीएस वैल्यू वही इसके इक्वल होगी। डेल्टा टीबी कितना आ गया हमारा, 0.16 केल्विन प्लस टी नॉट कितना था ऑलरेडी 373 केल्विन, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 373.16 केल्विन। आप इसको 100.16 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकते हो, यह आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ट्राई करो और आपसे हो जाएगा इजीली, सही है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बस। ओके, थैंक यू।